दोस्तों नमस्कार। कल जब मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी खारिज हुई, उस समय उनके वकीलों ने बार-बार इस बात को कहा कि कोई कैश रिकवरी तो हुई नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है? दोस्तों, अक्सर हम इस बात को जानते हैं कि जो इस समय अपराधी हैं लीकर कांड में, वो सब पढ़े-लिखे लोग हैं और दूसरी तरफ कैश में ट्रांजैक्शन वो लोग करते हैं जो पुराने जमाने के चोर हैं या भ्रष्टाचारी हैं, जिनको ना सिस्टम की समझ है, ना मॉडर्न तरीके क्या हैं उनकी समझ है और उनको सिर्फ ये लगता है कि अगर उन्होंने कैश अपने हाथ में ले लिया तो उनका काम हो गया। अब उसको आप भ्रष्टाचार कहो या प्रसाद कहो या स्पीड मनी कहो, ये आपकी टर्मिनोलॉजी। लेकिन बार-बार वकीलों की तरफ से ये दलील देना कि कैश नहीं मिला तो भ्रष्टाचार कैसे हुआ? मुझे लगता है कि वकील या तो इस दुनिया से अनजान है या उनको ये लगता है कि जो उनका अपराधी है, जो उनका मुवक्किल है, वो नासमझ है, मूर्ख है और वो कैश ट्रांजैक्शन करता। आज सवाल इस बात का है कि जब आज की दुनिया में दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज हैं, नए-नए तरीके हैं, आपको पता ही नहीं लगता कि कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है, उस स्थिति में कैश कौन लेगा? अगर आप मेरे से पूछे तो मुझे पता नहीं पिछले 3 महीनों में मैंने कब कैश ट्रांजैक्शन किया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ई-रिक्शा को 10-20 रुपए दिए होंगे। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी चीज़ बगैर ई ट्रांजैक्शन के खरीदी होगी। इसीलिए आज की दुनिया में ये कहना कि आपके पास कैश नहीं मिला इसलिए आप ईमानदार हो, मुझे लगता है ये मूर्ख चोर या मूर्ख भ्रष्टाचार की निशानी है। क्योंकि कैश में वही आज की तारीख में डील करेगा, खासकर भ्रष्टाचार के मुद्दे में रिश्वत कैश में वही आदमी लेगा या वही भ्रष्टाचारी लेगा जो मूर्ख होगा। और क्या तरीके हैं जिस तरीके से आज की तारीख में जो भ्रष्टाचारी हैं वो अपने कारनामों को अंजाम देते हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। इसीलिए कोर्ट का ये कहना कि कैश रिकवरी अब कोई बहुत बड़ा सबूत नहीं रह गया है, इसको समझना जरूरी है। इसीलिए भ्रष्टाचार का जो पैसा इकट्ठा किया जाता है उसके नए तरीके क्या हैं, किस तरह से भ्रष्टाचारी लोग अपने पैसे को ठिकाने लगाते हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, साथी होंगे जिन्होंने अलग अलग तरीके से मजबूरी में करप्शन का पैसा दिया होगा, क्योंकि वहां के ऑफिसर और इंस्पेक्टर बगैर पैसा लिए काम करते ही नहीं होंगे। इसीलिए आपको मजबूरी में भ्रष्टाचार में शामिल होना पड़ता है। और जब कोई ये बोलता है हिंदुस्तान में कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है, मोदी जी भी अक्सर बोलते हैं कि हमने भ्रष्टाचार कम कर दिया है, मुझे लगता है कि ये हकीकत नहीं है। इसीलिए आज के वीडियो को समझना जरूरी है और आप अपनी तरफ से भी इसमें इनपुट डाल सकते हैं, क्योंकि देश की जनता को ये समझना जरूरी है कि भ्रष्टाचारी कैसे काम करते हैं। और आप लोगों के इनपुट से अगर सरकार और पुलिस कोई ऐसा सिस्टम बनाए, कोई ऐसा तंत्र बनाए जिसमें इस तरह की ट्रांजैक्शंस को पकड़ा जा सके, तो मुझे लगता है तब हम भ्रष्टाचार पर रोक लगा सकेंगे। वरना भ्रष्टाचार इस देश में कम नहीं हुआ है, इस बात को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब कोई भ्रष्टाचारी पैसा लेता है, जैसा हमने देखा लीकर कांड में, तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि वो पैसे का करेगा क्या। या तो वो पर्सनल एसेट खरीदेगा, या अगर किसी संस्था के लिए या बिजनेस में या किसी और काम के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करना चाहता है तो वो उसके रास्ते ढूंढेगा। अगर वो अपने लिए खर्चना चाहता है तो इस बात को आप समझिए कि पहला तरीका ये होता है कि भ्रष्टाचार का जो पैसा है उसको एक जगह पार्क, चाहे वो कैश हो, उसको एक जगह पार्क कर दिया जाता है और वहां से छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस, जितनी चीजें उसको खरीदनी है या बनानी है, वो उसमें पैसा लगाता है। जैसा हमने गोवा चुनाव में देखा, जितने वेंडर्स थे उनको कैश दिया गया, उनको बैंक से पेमेंट नहीं किया गया। ये अपने आप में बताता है कि जब भी आप बिजनेस के अंदर कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं और वेंडर्स को ये कहते हैं कि हम आपको कैश में पेमेंट देंगे, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो ब्लैक का पैसा है या वो भ्रष्टाचार का पैसा है।
अदरवाइज आपको डिजिटल पेमेंट या बैंक ट्रांजैक्शन करने में कोई शर्म या ऐतराज नहीं होना चाहिए। दूसरा मुद्दा ये होता है कि ये जो भ्रष्टाचारी होते हैं इनके शौक भी बड़े होते हैं। 5 स्टार में जाना, फालतू खर्चे करना, ऐसी हर जगह पे वो जाते हैं, या कैसीनो में जाना और कई तरह के बड़े शौक करना। पैसा आया, उसको उड़ा दिया। अब वो कैश तो घर में मिलेगा नहीं, क्योंकि जो भी पैसा इकट्ठा किया गया उसको तो अपने शौक के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि किस 5 स्टार में बैठ के कौन कितनी महंगी शराब पी रहा है, या कोई जुए के अड्डे में बैठ के, या सट्टा बाजार में, या किसी और अपने शौक में उसने पैसे लगा दिए। अब उसकी कोई रसीद तो है नहीं, अब आप उसको कैसे ट्रेस करेंगे? तो दूसरा तरीका ये है कि 2 नंबर के पैसे को 2 नंबर के काम में ही इस्तेमाल किया जाता है। इससे आपके शौक पूरे हो जाते हैं। तो ये है दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है कि आप कुछ ऐसा काम करें, जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि मुझे पैसा चाहिए, और ऐसे बहुत सारे व्यापारी हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनको कैश चाहिए। आपने वो पैसा सीधा का सीधा उनको पहुंचा दिया इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, और ऐसा भी होता है। अदरवाइज जितना एक्सटॉर्शन का पैसा है वो कहाँ जाता है? वो कोई बैंक में तो जाता नहीं। एक्सटॉर्शन करने वाला कोई जेब में लेके या कार में लेके या एयरपोर्ट के थ्रू तो जाता नहीं। तो सवाल इस बात का है कि ये पैसा जाता कहाँ है। ऐसे बहुत सारी संस्था होती हैं जहाँ पे वो पैसा डिलीवर करवा दिया जाता है कि आप जाके उस रेस्टोरेंट के मालिक को या उसके काउंटर पे आप ये 5 लाख रुपए रखाइए, बस आपका काम हो गया। या आपको एक व्यक्ति मिलेगा कार में, आप उसकी डिक्की में डाल दीजिए, आपका काम हो गया। अब वो कौन है, क्या है, देने वाले को उससे कोई मतलब नहीं। और ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि जो 2 नंबर का पैसा है वो व्यापार में भी लग जाता है। कहीं कोई दुकान है, उसमें आपने पार्टनरशिप ले ली, उसको अब दुकान बढ़ाने के लिए सामान चाहिए। अब वो क्या करेगा? उसको जब लिक्विडिटी बैंक से नहीं मिलती और उसको काम बढ़ाना है, आपके पास पैसा है, आप उस पार्टनरशिप में काम करते हैं, आपने उसको 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए दे दिए, उसने सामान खरीदा, दुकान मैनेज करी, और जो प्रॉफिट हुआ धीरे धीरे आप लोग बांट के हिसाब करते रहे। वो ब्लैक का पैसा धीरे धीरे वाइट बन जाता है और व्यापार में लगा रहता है। वो रोटेशन में भी रहता है, तो हमेशा आपको कमाई करके देता है। ये है तरीका भ्रष्टाचार के पैसे का इस्तेमाल करने का। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि आप अगर विदेशी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो तो आप वो पैसा विदेश भेज सकते हैं। अब विदेश भेजने के लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्स भी चाहिए। तो ऐसी भी फर्जी ट्रांजैक्शंस आपको देखने को मिलेंगी कि जिसमें पैसे का लेन देन देश के बाहर होता हो। कागजों पे लिख दिया कि हमने आपको सर्विसेज प्रोवाइड करी, आपने बदले में पैसा भेज दिया या पैसा मंगा लिया। और विदेश में से अगर कोई कंपनी है जिससे आपको पैसा लेना है, और वैसे आप रिश्वत तो लेंगे नहीं, तो आप इंडिया से किसी कंपनी को कहेंगे कि मैं आपकी कंपनी में पार्टनरशिप लेता हूं, या नहीं भी लेता, आप इस तरह का एक इनवॉइस बना के एक्सपोर्ट दिखाइए और बदले में आपको पैसा मिल जाएगा। और उसमें से आप अपना जीएसटी या जो भी आपको टैक्स काटने आप वो काट लीजिए, और बाकी पैसा मुझे दे दीजिए, और साथ में 2-5% आपको मैं सर्विस चार्ज दे दूंगा। इस तरह के भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसके कारण 2 नंबर पैसे की ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आती है अक्सर, वो है ज्यूरिडिक्शन हॉपिंग को लेकर। भारत का पैसा है, आपने दुबई भेज दिया, सिंगापुर भेज दिया, किसी और टैक्स फ्री हेवन में भेज दिया, किसी ना किसी माध्यम से आपने वहां भेज दिया। और जो भ्रष्टाचार है, जो कंपनी आपको पेमेंट देने वाली है, अगर वो मल्टीनेशनल है या देश के बाहर है, तो आप उससे सीधा का सीधा जो ट्रांजैक्शन है वो भारत में मंगाएंगे ही नहीं, आप उस ट्रांजैक्शंस को बाहर भेज देंगे। सवाल इस बात का है कि जो शीश महल में मटेरियल लगा उसमें कितना इंपोर्टेड मटेरियल था, उसकी बिलिंग, उसके ट्रांजैक्शंस किसने किए थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब लीकर घोटाला हो रहा था उसी समय पे शीश महल भी बन रहा था? इस दोनों सिचुएशन को देखिए कि बहुत सारा मटेरियल विदेश से मंगाया गया, पेमेंट किसने किया? क्या सारा वो मटेरियल शीश महल में लगा या कहीं और भी लगा? इसकी जांच कौन करेगा? किस रेट का था, इसकी जांच कौन करेगा? कहीं इन्फ्लेटेड बिल्स या इन्फ्लेटेड इनवॉइसेस का इस्तेमाल तो नहीं किया गया? ये भी एक जांच का विषय है। तो मुझे लगता है
कि इस बातों को भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को देखना चाहिए कि जब इस तरह के लीकर घोटाले में पैसे की ट्रांजैक्शंस हो रही थी, पैरेलली जो इनके की लीडर्स थे उनके साथ उनकी पर्सनल जिंदगी में और किस तरह के ट्रांजैक्शंस हो रहे थे। क्या उन दिनों किसी ने मकान खरीदा? क्या उन दिनों ने किसी ने मकान बनवाया? कोई फॉरेन ट्रिप पे गया? मुझे लगता है इन बातों को भी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको देखना चाहिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ब्रेकिंग द ट्रेल। अब पैसे का खेल है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक के बाद एक तो कड़ियाँ जुड़ रही हैं, लेकिन अचानक उसके आगे आपको सूत्र नहीं मिल रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्रेकिंग द ट्रेल, ताकि आप पकड़े ना जाए। और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप करेंसी ही कन्वर्ट कर दें। रुपए से आपने डॉलर बना दिए, अब आपको विदेश जाना है, आप चले जाइए, क्योंकि आप बहुत बड़ी मात्रा में इंडियन करेंसी लेके नहीं जा रहे हैं, आप डॉलर लेके जा रहे हैं। या आपने किसी और को किसी और रूप में सोने के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया, सोने की ज्वेलरी बन गई। या आपने वो पैसा जो था उससे किसी ज्वेलर को ही दे दिया कि आप मेरे हिसाब से इसके सोने के ऑर्नामेंट्स बनाइए और दे दीजिए। अब महिलाओं के पास तो बहुत तरह के सोना के ऑर्नामेंट्स होते हैं। सवाल इस बात का है कि क्या उन दिनों सोने की खरीद फरोख्त इन नेताओं के घरों में हुई? इस बात को भी समझना होगा, क्योंकि आप जब कैश नहीं है तो गोल्ड तो होगा। अब आप हिंदुस्तान में तो हर घर में सोना है, मंगलसूत्र भी होगा, कंगन भी होंगी, चूड़ियां भी होंगी। अब कोई ये तो कह नहीं सकता कि महिला ने 20 चूड़ियां क्यों रखी हुई हैं। भाई उसकी क्षमता है, उसको गिफ्ट मिले होंगे रिश्तेदारों से। वहां पे ट्रैक करना कि ये 2 नंबर का पैसा है बहुत मुश्किल है। इसीलिए बहुत सारी जगह पे इस तरह से ट्रांजैक्शंस को डाइवर्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास पैसा है, थोड़े समझदार हैं, आपके ब्रोकिंग हाउसेज में कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप वहां पे पैसा रख सकते हैं और वहां पे भी मनी ट्रांजैक्शंस हो सकता है। अलग अलग नाम पे अकाउंट खोले जा सकते हैं। केवाईसी 50 तरीके से हो सकता है, क्योंकि केवाईसी की जिम्मेवारी तो ब्रोकिंग हाउस की है। हो सकता है कि ब्रोकिंग हाउस में किसी और के नाम से केवाईसी हो और बेनिफिशियरी आप हो। ये सब चीजें पॉसिबल हो जाती हैं अगर कोई ब्रोकिंग हाउस आपके साथ मिला हुआ है। ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी। एक और रास्ता है जिसके कारण ये 2 नंबर का पैसा शिफ्ट होता है, वो है प्रॉपर्टी परचेस। जैसा मैंने पहले कहा कि क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या प्रॉपर्टीज के ट्रांजैक्शंस किए थे इन दिनों? अगर उसकी जानकारी है तो आपको ये भी पता करना चाहिए कि उस समय मार्केट रेट क्या था और ये प्रॉपर्टियां कितने में खरीदी गई। क्या उन्होंने इन दिनों कोई प्रॉपर्टी बेची? ऐसा भी होता है कि आपने लो कॉस्ट पे बेची, जिसको आप ये कह सकते हैं कि मैंने सस्ते में बेची या सस्ते में खरीदी और बाकी काम कैश ट्रांजैक्शन में हुआ, और आपने एक प्रॉपर्टी बेच के दूसरी खरीद ली और आपने उसको महंगी प्रॉपर्टी को सस्ते में खरीद लिया और बाकी आपने कैश पेमेंट कर दिया और उसके अंदर आपने अपने ब्लैक मनी को वाइट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये कहना कि साहब कैश नहीं मिला इसलिए ट्रांजैक्शन नहीं हुए या भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ये बहुत ही इलॉजिकल बात। और आज सबसे सेफ फॉर्मूला जो पूरी दुनिया में चल रहा है वो है क्रिप्टो करेंसी का। अगर आपने इंडियन करेंसी को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर दिया, दुनिया की कोई ताकत उसको ट्रेस नहीं कर सकती। आपका अकाउंट ऑनलाइन है, आप उसको अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं डिटेल्स को और उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं। अब उसकी पासवर्ड की चाबी किसी के पास नहीं। इसीलिए बाकी दुनिया में ये कहा जाता है कि अगर कोई भी अपराधी पासवर्ड नहीं देता है या डिजिटल डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय करता है तो ये माना जाता है कि उसमें घपला है, और इस बेस पे कोर्ट को निर्णय लेना चाहिए। वहां पे बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज्ड को कभी नहीं जाता है। हिंदुस्तान में क्या होगा ये तो न्यायालय देखेंगे, लेकिन ये कहना कि कैश नहीं मिला इसलिए भ्रष्टाचार नहीं हुआ, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बचकाना स्टेटमेंट है, क्योंकि आज की तारीख में कैश तो वही व्यक्ति रखेगा जो मूर्ख होगा। और खासकर इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की अमाउंट को घर में रखकर और खुद को विटनेस बनाना और खुद ही उस एविडेंस को जनता के सामने या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने प्रस्तुत करना, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। तो मुझे लगता है कि कैश नहीं मिला इसलिए अपराध नहीं हुआ, ये इलॉजिकल बचकाना स्टेटमेंट है। हाँ, अगर कैश मिल जाता तो आप ये भी कह सकते थे
कि शायद ये अपराधी ही मूर्ख है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या आज की दुनिया में कैश कोई बहुत बड़ी चीज है अपराधियों के लिए और भ्रष्टाचारियों के लिए? मुझे नहीं लगता। आपका क्या कहना है? क्या कोर्ट्स को अपने सोच को, अपने इन्वेस्टिगेटिंग आर्ग्यूमेंट्स को और जिस तरह के सबूत कोर्ट मांगता है, क्या उनको बदलने की जरूरत है? क्या हमें कानूनों में इस तरह के प्रावधान करने की जरूरत है कि बदलते हुए तरीकों को एकोमोडेट किया जाए? आपका क्या विचार है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।